टू जेड चीजें सीखेंगे। ए टू जेड चीजें सीखेंगे। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव क्लॉजेस के बारे में एकदम डिटेल में। ये क्लास नंबर 7 है। इससे पहले हम लोग 6 क्लासेस दे चुके हैं इस सीरीज में, यूपी टेट की सीरीज में, और एक एक चीज को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इससे पहले हम लोग नाउन क्लॉजेस को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग करेंगे एडजेक्टिव क्लॉजेस को। अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड के भी स्टूडेंट्स हो तो आप इस सीरीज को देख सकते हो। ये आपके बहुत काम में आएगी। मैं इसमें सब कुछ पढ़ा रहा हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग एडजेक्टिव क्लॉज को ए टू जेड देखेंगे। इसमें हर एक कंजंक्शन देखें, हर एक यूसेस देखेंगे, हर एक उसका पर्पस देखेंगे, हर एक चीज को डिस्कस करेंगे इन डिटेल, ताकि हम लोग चीजें समझ में आसानी से आ सके। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जानकारी दे देना चाहता हूँ। अगर आप माइकल स्वान का बैच, रेने मार्टिन का बैच कंप्लीट, एसवीओसी कंप्लीट बैच चाहते हैं तो ये सारे बैचेस उपहार क्लासेस ऐप पर अवेलेबल हैं। आप इनको एक्सेस कर सकते हो। अगर आप ग्रामर की कंप्लीट पीडीएफ चाहते हैं ए टू जेड, जिसमें बेसिक से एडवांस लेवल का ग्रामर हो, तो 300 से ज़्यादा पेजेस की पीडीएफ आपकी अवेलेबल है, जिसके सारे वीडियोस मेरे चैनल उपहार क्लासेस पर अवेलेबल हैं। इसके अलावा 1500 से ज़्यादा पेजेस की पीडीएफ, जिसमें 300 से ज़्यादा टॉपिक कवर हैं, उनको आप लोग इस पीडीएफ के अंदर देख सकते हैं। इसके आधे वीडियोस चैनल पे अवेलेबल हैं, आधे आपको जल्दी मिल जाएंगे। इसके अलावा 1200 से ज़्यादा फिक्स्ड प्रीपोजिशन, जिसकी हिंदी मीनिंग भी उसमें इंक्लूड है, ये पीडीएफ, बाकी हर एक पीडीएफ आपको जो है उपहार क्लासेस ऐप पर मिल जाएगी। बाकी किसी भी हेल्प के लिए आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। आइए डिस्कस करते हैं एडजेक्टिव क्लॉज क्या है, कैसे काम करती है, क्या उसका फंक्शन है, किस कौन कौन से कंजंक्शंस हैं, ए टू जेड चीज़ों के बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है। फिर हम देखेंगे उसका मीनिंग और डेफिनेशन समझेंगे, ताकि हम इसको आसानी से समझ सकें। एडजेक्टिव क्लॉज को एग्जाम्स में कभी कभी और दूसरे नाम से जाना जाता है या पूछा जाता है, तो और इसके कौन कौन से नेम्स हैं, उन नेम्स को जानेंगे, ताकि धोखे से भी अगर उसका कुछ दूसरा नाम पूछा जाए एग्जाम में, तो हम लोग उसको सही आंसर कर सकें। फिर हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन, देखेंगे कि एडजेक्टिव क्लॉज कैसे बनती है। और एडजेक्टिव क्लॉज जो है, इसका दूसरा नाम रिलेटिव क्लॉज भी होता है। तो एडजेक्टिव क्लॉज कैसे बनता है, वो रिलेटिव प्रोनाउंस जो हैं या रिलेटिव एडवर्ब्स जो हैं, इनके थ्रू कैसे रिलेटिव क्लॉज बनती है, इसमें हम डिस्कस करेंगे। रिलेटिव क्लॉज बेसिकली दो तरह से फंक्शन करता है सेंटेंस के अंदर। एक आपका होता है डिफाइनिंग क्लॉज या रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज, दूसरा होता है नॉन डिफाइनिंग क्लॉज या नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज के नाम से इसको जाना जाता है। इसके दो फंक्शंस होते हैं। फिर हम उसके एडजेक्टिव क्लॉज के सारे फंक्शंस डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कभी कभी एडजेक्टिव क्लॉज को रिड्यूस किया जाता है और एडजेक्टिव फ्रेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो हम लोग एडजेक्टिव फ्रेज को भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एडजेक्टिव फ्रेज और एडजेक्टिव क्लॉज में क्या डिफरेंस है, इसको भी बड़ी ही गहराई से देखेंगे। कुछ कॉमन एरर्स बन जाते कभी कभी एग्जाम्स में, इनके ऊपर भी बात करेंगे। और पूरे लेक्चर में जो कुछ सीखा है उसको एक बार रिकैप्चुलेट करेंगे हम लोग समरी टेबल से, ताकि हम लोग और अच्छी तरह से उसको याद कर सकें। तो ये सारी चीजें एक एक पॉइंट टू पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, हर चीज को डिस्कस करेंगे। कुछ भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से छूटेगा नहीं। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग जो है एडवर्ब क्लॉज को बिल्कुल ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस सेशन की या जो भी आगे आने वाले सेशन है, या इससे पहले जो सेशन निकल चुके हैं वीडियोस, इन सभी की पीडीएफ जो है उपहार क्लासेस ऐप पर मिल जाएगी। A4 साइज की होगी, आप उसको प्रिंट करवा सकते हो। ये आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है। एन एडजेक्टिव क्लॉज इज अ टाइप ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज। बेसिकली जो एडजेक्टिव क्लॉज है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो 3 तरह से काम करता है, जिसमें हम पहले देखा था, इससे पहले नाउन क्लॉज, आज पढ़ रहे हैं हम लोग एडजेक्टिव क्लॉज, और कल वाली वीडियो में देखेंगे एडवर्ब क्लॉज। तो ये 3 तरह से काम करती है, जिसमें आज हम लोग एडजेक्टिव क्लॉज को पढ़ रहे हैं। एडजेक्टिव क्लॉज का ही दूसरा नाम रिलेटिव क्लॉज होता है। तो कंफ्यूज मत होना, अगर मैं कहीं रिलेटिव क्लॉज बोल रहा हूँ या कहीं एडजेक्टिव क्लॉज बोल रहा हूँ या लिख रहा हूँ, तो आप कंफ्यूज मत होना, दोनों का मतलब एक ही है।
ठीक है, आपको याद कराने के लिए मैं बार बार दोनों नाम लेता रहूंगा। इसका काम क्या है, ये किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देता है कि वो क्या है, कैसे है, क्यों है, किस पोजीशन में है, वो सारी जानकारी ये देने की कोशिश करता है, ये वाला क्लॉज। अगर हम बात करें तो ये क्लॉज क्या है, ये शब्दों का समूह है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है कंटेनिंग अ सब्जेक्ट, जिसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है कम से कम, जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, यानी उसके मीनिंग को एक्सटेंड करता है। जिस तरह से एक एडजेक्टिव सेंटेंस में फंक्शन करता है, ठीक उसी तरह से एक एडजेक्टिव क्लॉज सेंटेंस में फंक्शन करता है। ज्यादातर देखा जाए तो इसका यूज जो है एक नाउन की बात किया जाता है, मतलब किसी भी सेंटेंस में कहीं पर भी कोई ना कोई नाउन लिखा होगा, उस नाउन के जस्ट बाद एक क्लॉज लिखी होगी जो इसी नाउन के बारे में ही बातचीत कर रहा है, तो ये क्लॉज कहलाएगी एडजेक्टिव क्लॉज। अभी दो तरह से लिखी जाती है, या तो ये कॉमा लगा करके लिखी जाती है, या फिर उस नाउन या प्रोनाउन के जस्ट बाद लिखी जाएगी और उसी बारे में बातचीत हो रही है बिना कॉमा के। तो कॉमा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अब हम एक एक करके बातचीत करते हैं। जैसे कि सेंटेंस में लिखा है द बॉय, पहले इसकी हिंदी में नहीं निकाल लेते हैं। जो लड़का खेल रहा है वह मेरा भाई है, जो लड़का खेल रहा है वह मेरा भाई है। द बॉय नाउन फ्रेज है, काम कर रहा है सब्जेक्ट की तरह। हु जो है इस सेंटेंस में कंजंक्शन और सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट किसका है, इज प्लेइंग का। इज प्लेइंग क्या है, वर्ब फ्रेज है, इसका सब्जेक्ट है हु, सेंटेंस में कंजंक्शन का भी काम कर रहा है। देखा जाए तो ये सारे सारे मिल करके क्लॉज बना रहे हैं। ये तो समझ में गया है किस टाइप की क्लॉज है, ये किसके बारे में बातचीत कर रही है। ये सर इस लड़के के बारे में बातचीत कर रही है, तो लड़का तो एक नाउन है और नाउन के बारे में जो बात करे वो हो जाता है एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है। लड़का कितना है, एक, तो इज माई ब्रदर, ये जो प्रेडिकेट है इसका सब्जेक्ट हो जाएगा द बॉय। कभी कभी एग्जाम में वो क्या कहते हैं, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, आप लोग वीडियो को बैक करके देख लेना। आप चाहे तो इस बॉय को सब्जेक्ट बोल दो, इसका सब प्रेडिकेट हो जाएगा इज माई ब्रदर, ये भी ठीक है। और द बॉय हु इज प्लेइंग, ये पूरा पूरा सब्जेक्ट का काम कर रहा है इस प्रेडिकेट के लिए, सही तरीका ये है। अब यहाँ पर इज ही क्यों आया है, क्योंकि बॉय एक है, इसलिए एक बॉय के बारे में बातचीत हो रही है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपका है, दिस सब्जेक्ट इज लिंकेबल। द बुक नाउन फ्रेज है, कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है इस सब्जेक्ट के लिए। यह वही बुक है जो मैंने खरीदी, यह वही बुक है जो मैंने खरीदी। तो दैट हो जाएगा हमारा कंजंक्शन, आई सब्जेक्ट और बॉट हमारा हो जाएगा वर्ब, सबको मिलाकर के बोलेंगे क्लॉज। ये क्लॉज क्या कर रहा है, सर ये क्लॉज जो है इस बुक के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है। तो बुक एक नाउन है, इसलिए इसको बोलेंगे एडजेक्टिव क्लॉज, या फिर बोलेंगे इसको रिलेटिव क्लॉज, बात एक ही है। ये जानकारी दे रहा है बुक के बारे में, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपका है। तो ये आपकी एडजेक्टिव क्लॉज है जो कि बुक के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है। अब हम देखते हैं कि रिलेटिव क्लॉज, सॉरी एडजेक्टिव क्लॉज को और कौन कौन से नाम से जाना जाता है। इसको एडजेक्टिव क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज या एडजेक्टिवल क्लॉज नाम से जानते हैं। एडजेक्टिव क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज या एडजेक्टिवल क्लॉज, इन नामों से इसको जाना जाता है। कहीं पर भी आपको किसी भी एग्जाम में जैसे कि इस वाले पार्ट को हाईलाइट कर दिया जाए और इसका नाम पूछा जाए, तो वहां पर एडजेक्टिव क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज या फिर एडजेक्टिवल क्लॉज, इनमें से कोई भी अगर दिखाई दे तो तीनों का मतलब यही है और इसी को टिक करके आना है, इतना आपको याद रखना है। अब अगर बात करें कि सर ऐसे कौन कौन से कंजंक्शंस हैं जो रिलेटिव क्लॉज में यूज होते हैं, तो इसमें दो टाइप के कंजंक्शंस यूज होते हैं। एक तो आपके रिलेटिव प्रोनाउंस यूज होते हैं और एक आपके रिलेटिव एडवर्ब्स यूज होते हैं, जो कि रिलेटिव क्लॉज यानी कि एडजेक्टिव क्लॉज बनाने के काम में आते हैं। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में, कि ये जब प्रोनाउंस हमें दिखाई दें, ठीक है, और किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए आए, तो ये आपके रिलेटिव क्लॉज बनाएंगे। जिसमें से हु की अगर बात करें, तो जिस तरह से ही यूज होता है सेंटेंस के अंदर एज ए सब्जेक्ट, वैसे ही हु सब्जेक्ट यूज
हु यूज होता है सब्जेक्ट की तरह लोगों के लिए। जिस तरह से सेंटेंस में हिम यूज होता है ऑब्जेक्ट की तरह, उसी तरह से हुम यूज होता है रिलेटिव क्लॉज बनाने के लिए ऑब्जेक्ट के तौर पर। ये ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज किया जाता है। जिस तरह से सेंटेंस में हिज यूज किया जाता है, उसी तरह सेंटेंस में हुज यूज किया जाता है, जो कि पोजीशन बताता है, अधिकार बताता है। इसी तरह से सिलेक्शन के लिए कि कौन सी वाली चीज किसकी है, उसके लिए विच का यूज किया जाता है, जो कि थिंग्स या एनिमल के लिए यूज कर सकते हैं। हालांकि इसको हम लोग इंसानों के लिए भी यूज कर सकते हैं, वो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। दैट जो है वो पीपल या थिंग्स दोनों के लिए यूज हो सकता है। इसका यूज जो है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के तौर पर यूज किया जा सकता है। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये आप ध्यान से एक बार देख लेना, क्योंकि अभी ये चीजें बार बार कहीं ना कहीं आएंगी तो आप प्रॉब्लम में न फंसे, इसलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि कौन सी चीज किसके लिए आ रही, कैसे क्या यूज होगी। अब बात करें रिलेटिव एडवर्ब्स की, तो जब कोई जगह के बारे में बात हो तो वेयर का यूज किया जाएगा। जब भी टाइम के बारे में बात होगा तो व्हेन का यूज किया जाएगा। जब भी रीजन बताया जाएगा तो हम लोग वाई का यूज करेंगे। ये तीनों के तीनों कंजंक्शंस जो हैं वो किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए यूज किए जाएंगे, जो कि रिलेटिव क्लॉज बनाएंगे। अब आइए देखते हैं एक एक करके एक एक चीज को डिस्कस करते हैं। जैसे कि द प्लेस, प्लेस का मतलब जगह, तो ये हमारा नाउन फ्रेजेस सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है। वेयर कंजंक्शन हो गया, रिलेटिव एडवर्ब है। आई सब्जेक्ट है। लिव इन, लिव इज पीसफुल। मैं इसको सही से इसकी पार्सिंग कर देता हूं। ये सब्जेक्ट है, साथ ही साथ ये नाउन फ्रेज भी है। ठीक है। वेयर कंजंक्शन है, रिलेटिव एडवर्ब का कंजंक्शन है। आई लिव ये हमारा सेंटेंस है, सभी को जोड़ करके बोलेंगे क्लॉज। क्या बोलेंगे? क्लॉज। ये क्लॉज जो है देखा जाए तो इस प्लेस के बारे में बात कर रहा है। द प्लेस वेयर आई लिव इज पीसफुल। जहां मैं रहता हूं वह स्थान शांत है, या फिर मैं जिस जगह पर रहता हूं वह जगह शांत है। तो ये क्लॉज जो है इस नाउन के बारे में बातचीत कर रही है। इसका मतलब ये हमारी एडजेक्टिव क्लॉज है। कंजंक्शन कौन सा यूज हुआ है? रिलेटिव एडवर्ब का यूज हुआ है। अब अगर बात करें तो इज पीसफुल जो आपका प्रेडिकेट है, इसका सब्जेक्ट कौन है? तो द प्लेस वेयर आई लिव ये एज ए सब्जेक्ट फंक्शन कर रहा है इस इज के लिए। एक्चुअल वर्ड कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा इसके लिए? तो ये प्लेस इसका एक्चुअल वर्ड है, जिसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जा रही है वेयर आई लिव से। ठीक है, तो ये आपको याद इस तरह से रखना है। आई सब्जेक्ट, एक चीज तो छूट गई है जो बताना जरूरी था, इसको पूरा इरेज करते हैं। द प्लेस इज पीसफुल, ये पूरा का पूरा आपका कहलाएगा मेन क्लॉज। क्या कहलाएगा? मेन क्लॉज। वेयर आई लिव ये आपका कहलाएगा एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, तो ऐसा भी कह सकते हैं कि एक मेन क्लॉज के बीच में एक एडजेक्टिव क्लॉज आई है, आप इसको ऐसे भी कह सकते हो। फिर आगे देखिए, आई रिमेंबर द डे। डे का मतलब क्या है? समय। डे किसको बता रहा है? टाइम को बता रहा है, समय को बता रहा है। ठीक है, ये क्या है? ये हमारा मेन क्लॉज है। क्या है? मेन क्लॉज, क्योंकि यहाँ पर कोई कंजंक्शन नहीं है। व्हेन कंजंक्शन आ गया, क्योंकि समय के बारे में बात हो रही इसलिए व्हेन आया। स्थान के बारे में बात हो रही इसलिए वेयर आया है। याद रखना, समय की बात होगी तो व्हेन आएगा, जगह की बात होगी तो वेयर आएगा, कारण की बात होगी तो आपका रीजन के लिए वाई आएगा। वी मेट सब्जेक्ट है, सभी को मिलाकर के बोलेंगे क्लॉज। क्या बोलेंगे? क्लॉज। किस टाइप की क्लॉज है ये? क्लॉज डे के बारे में बातचीत कर रही है। मुझे वो दिन याद है जब हम लोग मिले थे। मुझे वो दिन अभी भी याद है जब हम लोग मिले थे, तो इस दिन के बारे में बात हो रही है। तो इसका मतलब ये हमारी एडजेक्टिव क्लॉज है, जो कि एक्स्ट्रा जानकारी दे रही है इस डे के बारे में। ठीक है, अगर हम इसको ब्रेक करें तो आई रिमेंबर द डे मेन क्लॉज है हमारा, और ये व्हेन वी मेट ये हमारा रिलेटिव क्लॉज है,
और ये क्लॉज डे के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है। ठीक है, अब अगर हम बेसिकली बात करें सब मिलाकर के रिलेटिव क्लॉज बनती कैसे है, तो कोई ना कोई नाउन होगा या कोई ना कोई प्रोनाउन होगा। इस नाउन या प्रोनाउन के लिए ऐसा करते हैं, एक नाउन या प्रोनाउन के बगल में कोई ना कोई रिलेटिव वर्ड आएगा, या तो रिलेटिव प्रोनाउन होगा या फिर रिलेटिव एडवर्ब होगा, जिसको हम बोलते हैं कंजंक्शन। ये एक कंजंक्शन होगा और एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा। ये सारे सारे जो वर्ड्स हैं आपस में मिलकर के एक क्लॉज बनाएंगे, ये बनाएंगे एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, और ये उस आगे वाले नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रहे होंगे। अभी एक चीज छूट गई है कि इसके बीच में कॉमा के नहीं आएगा, ये हम आगे चल करके बात करेंगे डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेस के बारे में। डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेस केवल रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर ये कॉन्सेप्ट चलता है, एडवर्ब और नाउन के अंदर नहीं चलता है। अब हम फिर से देखते हैं, द मैन नाउन फ्रेज है और सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट किसका है? इज माई अंकल। इस प्रेडिकेट का ये सब्जेक्ट है। देखा जाए तो ये आपकी प्रिंसिपल क्लॉज है, क्योंकि ये एक आपका बेसिक सेंटेंस है। कौन सा मैन? इसका हिंदी अर्थ क्या हुआ? जो आदमी वहां खड़ा है वह मेरे चाचा है। जो आदमी वहां पर है ना, वो मेरे चाचा है। तो हु क्या है? हु यहाँ पर कंजंक्शन भी है और सब्जेक्ट भी है, इज का। स्टैंडिंग को इसी के साथ में जोड़ लेते हैं, स्टैंडिंग देयर, तो ये आपका पूरा प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक है, हु इज स्टैंडिंग देयर, ये अपने आप में एक क्लॉज है। इतना समझ में आ गया है? वह आदमी, कौन सा आदमी? जो वहां पर खड़ा है, यानी कि ये क्लॉज जो है इस नाउन के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है। तो नाउन के बारे में जो जानकारी दे वो कहलाता है एडजेक्टिव। तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है, यानी कि एक प्रिंसिपल क्लॉज के बीच में एक एडजेक्टिव क्लॉज आई है। पूरा सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमारा बन गया है। आई मेट अ गर्ल, मैं एक लड़की से मिला जिसको मैं नहीं जानता हूं। ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है। हु हमारा कंजंक्शन भी है और सब्जेक्ट है इस कैन सिंग का, ये वर्ब हो जाएगा, वर्ब फ्रेज। मैं एक लड़की से मिला जो बहुत सुंदर गाना गा सकती थी। मतलब जो गाना सुंदर तरीके से गा सकती थी। तो ब्यूटीफुली जो है वो बेसिकली ग्रामर में एडवर्ब है और ये कैन सिंग के लिए आया हुआ है। अगर हम ध्यान दें तो ये पूरा का पूरा एक क्लॉज का काम कर रहा है, और ये क्लॉज जो है उस अनजान लड़की के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है। तो ये कहलाएगा एडजेक्टिव क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज, क्योंकि एक नाउन के बारे में ही एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है। तो ये अपनी प्रिंसिपल क्लॉज, ये अपनी रिलेटिव क्लॉज दोनों अलग अलग लिखी हैं, जबकि ये रिलेटिव क्लॉज सेंटेंस के बीच में आई है। अब हम बात करते हैं कि क्लॉजेस जो है वो दो तरह से काम करेंगी, यानी कि रिलेटिव क्लॉज जो है वो दो तरह से काम करेगी। डिफाइनिंग, जिसका दूसरा नाम होता है रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज। इसका काम क्या है? गिव्स एसेंशियल इंफॉर्मेशन। ये किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में जरूरी बात बताता है, जिसके बिना उसकी पहचान या आइडेंटिटी अधूरी होती है, इसलिए इसको लिखना होता है। और क्योंकि ये जरूरी जानकारी होती है, इसलिए इसके साथ में कॉमा नहीं लगाते हैं। कॉमा नहीं लगा समझ लेना डिफाइनिंग या रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज है, और कॉमा लगा है तो वो आपकी नॉन डिफाइनिंग क्लॉज है, जिसमें कॉमा आएगा ही आएगा। यानी कि वो बात आप बताओ या ना बताओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए कॉमा आएगा। सॉरी, हाँ, कॉमा आएगा। और कॉमा नहीं लगा है, बिना कॉमा के लिखी, इसका मतलब वो जानकारी बतानी ही बतानी पड़ेगी। वो डिपेंड करता है कि आप सेंटेंस कैसे बोल रहे हो, क्या लिख रहे हो, क्या समझाना चाहते हो, सामने वाला कितनी जानकारी रखता है, वो हमारे बोलचाल और जानकारी के ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल हम अपने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए एग्जांपल्स देखते हैं, ताकि हम चीजें अच्छी तरह से क्लियर कर सकें। द स्टूडेंट, ये हमारा नाउन फ्रेज है, काम कर रहा है सब्जेक्ट का। वह लड़का जो मेहनत करता है वह सफल होता है या सफल होगा। वह लड़का जो मेहनत करता है वह सफल होगा। तो विल सक्सीड जो है ये प्रेडिकेट है, और इस प्रेडिकेट का जो सब्जेक्ट है वो द स्टूडेंट है।
फिलहाल के लिए, ठीक है। और ये आपकी प्रिंसिपल क्लॉज है, ठीक है। इस प्रिंसिपल क्लॉज के बीच में एक रिलेटिव क्लॉज आई है। हु आपका कंजंक्शन और सब्जेक्ट दोनों है। स्टडीज आपका वर्ब है, इसका सब्जेक्ट हो जाएगा हु। और हार्ड जो है वो एडवर्ब है, वो स्टडी करने के पैटर्न को बता रहा है कि कैसे हार्ड, ठीक है। सभी को एक साथ कंसीडर अगर करें तो ये आपकी बन जाएगी क्लॉज। कौन सा विद्यार्थी जो मेहनत से पढ़ता है, यानी कि ये क्लॉज जो है ये द स्टूडेंट के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है, तो ये कहलाएगा एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है। फिर दूसरी बात है कि इसको कैसे समझेंगे और अच्छी तरह से, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि द स्टूडेंट हु स्टडीज हार्ड, ये टोटल आपका सब्जेक्ट है जिसका प्रेडिकेट विल सक्सीड है। इस सब्जेक्ट के अंदर एक रिलेटिव क्लॉज आई है, ऐसे कह सकते हो। या एक प्रिंसिपल क्लॉज के अंदर एक एडजेक्टिव क्लॉज आई है, आप इसको ऐसे भी कह सकते हो। जब जब मैं एडजेक्टिव क्लॉज बोलूं तब तब समझ लेना कि वो हमारा रिलेटिव क्लॉज ही है, या हमारा एडजेक्टिवल क्लॉज है, या कुछ भी आप उसको बोल सकते हो। बिना कॉमा के लिखी है तो स्टूडेंट तो बहुत सारे हैं। अब उन स्टूडेंट की बात चल रही है जो मेहनत से पढ़ रहे हैं, इसलिए उनकी आइडेंटिटी बताई जा रही है कि कौन से वाले बच्चे, ठीक है। द बुक, द बुक हमारा नाउन फ्रेज है, सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इज इंटरेस्टिंग, ठीक है, लिंकिंग वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रही है। अब ये देखा जाए तो ये प्रेडिकेट है, इस प्रेडिकेट का सब्जेक्ट जो है वो बुक है, बुक एक है इसलिए इज आया है। वह बुक जो तुमने मुझे दी थी वो काफी रोचक है, तो कौन सी बुक जो तुमने मुझे दी थी, ये हमारा कंजंक्शन हो गया, ये कंजंक्शन है। और यू गेव मी, प्रेडिकेट ये हो गया इसका, और ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, ठीक है, ये इसका प्रेडिकेट हो गया। दैट यू गेव मी, ये क्लॉज है। वह किताब जो तुमने मुझे दी थी, कौन सी किताब जो तुमने मुझे दी थी, यानी बुक के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहा है ये दैट क्लॉज, तो ये कहलाएगा हमारा एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है। तो एक प्रिंसिपल क्लॉज के बीच में एक एडजेक्टिव क्लॉज आई है, ठीक है, जो कि एसेंशियल इंफॉर्मेशन है कि कौन सी किताब, किताब तो बहुत सारी है लेकिन वो वाली जो तुमने मुझे दी थी वो वाली इंटरेस्टिंग है, ठीक है। एक बात, दूसरी बात, दैट, याद रखना कि दैट एक ऐसी क्लॉज है जो हमेशा रेस्ट्रिक्टिव या डिफाइनिंग क्लॉज ही रहती है। दैट के पहले कभी भी आपको कॉमा देखने को नहीं मिलेगा, आप इतना भी रट सकते हो इसको, ये कंफर्म आपका है रूल। अब हम बात करेंगे नॉन डिफाइनिंग क्लॉज के बारे में। इसका भी काम है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना, बस अंतर ये है कि ये कॉमा लाता है, और कॉमा के बीच में जो ये क्लॉज लिखी है, ये इसका मतलब ये है कि आप इसके बारे में ना बताओ तो भी सामने वाले को ये चीज जानकारी है, इतना इसका अर्थ होता है। अब हम इसके पाजिंग करते हैं। माय ब्रदर, डिटरमिनर ये नाउन है, दोनों को मिला के बोलेंगे नाउन फ्रेज, काम कर रहा है सब्जेक्ट का। इज अ डॉक्टर, मेरा भाई एक चिकित्सक है, डॉक्टर है, ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। ये लिंकिंग वर्ब है, ये दोनों मिला करके नाउन फ्रेज है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। इसका सब्जेक्ट है माय ब्रदर, मेरा भाई कौन सा, जो दिल्ली में रहता है, वो एक डॉक्टर है, तो हु जो है वो कंजंक्शन भी है और सब्जेक्ट है लिव्स का। कहाँ रहता है, इन दिल्ली, प्रेपोजिशनल फ्रेज है, लोकेशन की बात कर रहा है तो ये हो जाएगा एडवर्ब, किसकी लोकेशन बता रहा है, रहने की लोकेशन। प्रेपोजिशनल फ्रेज है और एडवर्ब का काम कर रहा है। हु लिव्स इन दिल्ली, ये आपका क्या हो जाएगा, क्लॉज हो जाएगा। किसके बारे में बात कर रहा है, जो दिल्ली में रहता है, कौन रहता है, मेरा भाई, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है। एक्स्ट्रा जानकारी है, कॉमा से लिखा हुआ है, तो ये नॉन डिफाइनिंग क्लॉज है, इसको बोलेंगे नॉन डिफाइनिंग क्लॉज, ठीक।
जो दिल्ली में रहता है, अगर नहीं बताओगे तब भी सामने वाले को पता है कि डॉक्टर कौन सा वाला भाई है। जो दिल्ली में रहता है शायद एक ही भाई है, इसीलिए कॉमा लगा है। दो तीन होते तो बताना पड़ता है कि दिल्ली वाले डॉक्टर के बारे में बात हो रही है कि मुंबई वाले के बारे में बात हो रही है। भाई डॉक्टर जो वो एक ही है और दिल्ली में ही है, वो पता सामने वाले को है, इसलिए नॉन एसेंशियल यहाँ पर हो जाएगा। और ये वाला हिस्सा कहलाएगा प्रिंसिपल क्लॉज। माय ब्रदर इज ए डॉक्टर, प्रिंसिपल क्लॉज है। बीच में एक एडजेक्टिव क्लॉज यानी कि रिलेटिव क्लॉज डली हुई है। दिस कार, ये नाउन फ्रेज है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। बिलोंग्स टू हिम, यह कार उसकी है। तो उसकी है, इसमें जो सब्जेक्ट तो हमारा हो जाएगा ये फ्रेज, और ये हो जाएगा प्रेडिकेट। इस प्रेडिकेट का सब्जेक्ट हो जाएगा दिस कार। विच जो है यहाँ पर कंजंक्शन भी है और सब्जेक्ट है इज का, और वेरी एक्सपेंसिव सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। और इसको बेसिकली पूरे को मिलाकर प्रेडिकेट बोल देंगे तो आसान रहेगा। विच इज वेरी एक्सपेंसिव, यह कार जो बहुत महंगी है उसकी है। तो ये हो जाएगा पहले तो क्लॉज। जो बहुत महंगी, कौन बहुत महंगी है, ये कार, कार के बारे में जानकारी एक्स्ट्रा दी जा रही है, तो ये आपकी हो जाएगी एडजेक्टिव क्लॉज। क्योंकि कॉमा लगा हुआ है और एक्सपेंसिव कार एक ही है, तो उसको एक्सपेंसिव फिर से बोला जा रहा है, इसका मतलब ये नॉन डिफाइनिंग क्लॉज है। ठीक है, एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है, विद कॉमा यहाँ पर लिखा हुआ है। अब अगर बात करें तो एडजेक्टिव क्लॉज के फंक्शंस क्या होते हैं, वो क्या काम करता है, तो उसके दो तीन कुछ काम होते हैं, वो हम समझ लेते हैं। पहला काम है किसी सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देना, उसको डिस्क्राइब करना कि वो क्या है, कौन है, कैसे है। जैसे कि द बॉय, ये ग्रामर में नाउन फ्रेज है, साथ ही साथ यहाँ पर सब्जेक्ट है। हु कंजंक्शन है, सब्जेक्ट है। इज प्लेइंग का, जो कि प्रेडिकेट है। हु इज प्लेइंग एक क्लॉज है, जो कि इस सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है कि वह लड़का जो खेल रहा है वह मेरा दोस्त है। जो लड़का खेल रहा है वह मेरा दोस्त है, तो लड़के के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दी जा रही है। डिफाइनिंग क्लॉज तो एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगी, जो कि नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। और इज माई फ्रेंड प्रेडिकेट है, इसका सब्जेक्ट जो है द बॉय है, तो द बॉय इज माई फ्रेंड, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। इसके बीच में हु इज प्लेइंग एक एडजेक्टिव क्लॉज लिखा हुआ है। ठीक है, और देखा जाए तो द बॉय हु इज प्लेइंग ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। इज माई ब्रदर, सॉरी इज माई फ्रेंड प्रेडिकेट के लिए। आप लोग ऐसे मत कहना सर, पहले तो आप कहते हो कि द बॉय सब्जेक्ट है, फिर आप कहते हो द बॉय हु इज प्लेइंग ये पूरा सब्जेक्ट है। तो भाई ये बड़े से सब्जेक्ट के अंदर एक सब्जेक्ट को एक एडजेक्टिव क्लॉज एक्सप्लेन कर रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो टेंशन मत लीजिए। एक्चुअल में तो ये पूरा का पूरी सब्जेक्ट है, इसको मैं और ब्रेक करके बता रहा हूँ। दूसरा काम इसका होता है किसी ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करना, जैसे सब्जेक्ट को किया जा रहा है वैसे ही ऑब्जेक्ट को कहता है। आई सॉ अ मैन, मैं एक आदमी से मिला, तो ये क्या है, ये वर्ब है और ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, किस आदमी से मिला, जो, हु कंजंक्शन भी है, सब्जेक्ट भी है। वॉज क्राइंग का, जो रो रहा था, ये इसका सब्जेक्ट हो गया। पूरा का पूरा देखा जाए तो ये आपका क्लॉज बना हुआ है, और ये इस मैन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव क्लॉज, और डिफाइनिंग है बिना कॉमा के लिखा हुआ है। तो एक एडजेक्टिव क्लॉज जो है वो किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, और उसके अंदर देखा जाए तो ये किसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, इसके अलावा ये पोजीशन भी दिखाता है, ये अधिकार भी दिखाता है। जैसे कि द गर्ल, ये आपका नाउन फ्रेज है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। हुज फादर, अधिकार, हुज फादर। ठीक है, हुज इसमें कंजंक्शन है, और कंजंक्शन में उसका एक अपना नाउन भी है। ठीक है,
तो ये आपका सब्जेक्ट है कंजंक्शन के साथ में। इज ए टीचर, ये प्रेडिकेट है। हु हुज फादर इज ए टीचर, वह लड़की जिसके पिता अध्यापक हैं वह दयालु है। तो ये जो एडजेक्टिव क्लॉज है, ठीक है, ये पोजीशन बता उस लड़की के, संबंध बता रहा है कि उस लड़की के पिता, एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है। इज काइंड आपका प्रेडिकेट है जिसका सब्जेक्ट है द गर्ल, तो ये आपकी कहलाएगी प्रिंसिपल क्लॉज। फिर पूरी की पूरी बात की जाए तो द गर्ल हुज फादर इज अ टीचर, ये आपका एज ए सब्जेक्ट है, उसका प्रेडिकेट ये रहा। यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज के अंदर एक हमारी एडजेक्टिव क्लॉज लिखी हुई है। हमने हु और आपका हुज दोनों समझ लिए डिटेल में, और डिफाइन नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेस को भी डिटेल में समझ लिया है। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग रिड्यूस क्लॉजेस को भी समझने की कोशिश करते हैं, यानी कि एक एडजेक्टिव क्लॉज को रिड्यूस करके एडजेक्टिव फ्रेज में भी बनाया जा सकता है। अभी फ्रेजेस क्या होते हैं, फ्रेजेस मैं आपको पढ़ाऊंगा, अगला वीडियो जो एडवर्ब क्लॉज है इसके बाद फ्रेजेस पढ़ाऊंगा मैं। और फ्रेजेस को बहुत गहराई से समझना है, न्यूज पेपर को ब्रेक कर करके फ्रेजेस क्लॉजेस को समझना है, तो आप उपहार क्लासेस पे जाना। रिसेंटली मैं उन्हीं की वीडियोस डाल रहा हूँ, आपको बहुत गहराई से मिल जाएगा देखने के लिए। इस सीरीज में जो हम पढ़ेंगे वो तो पढ़ेंगे ही, लेकिन आपको बेसिक से या जीरो से हाई लेवल तक का सीखना है, ग्रामर है, तो मैंने अपने चैनल पे डाल रखा है, आप उसको जरूर देख सकते हो। अब हम इस सेंटेंस में ये समझेंगे कि एक एडजेक्टिव क्लॉज को छोटा करके एक एडजेक्टिव फ्रेज में कैसे बनाया जाता है, उसका कैसे मीनिंग निकलता है। मीनिंग दोनों का सेम निकलेगा, बस लिखने का तरीका अलग होता है। उसकी कुछ मैं आपको टिप्स दे देता हूँ कि कंजंक्शन होगा और हेल्पिंग वर्ब होगी और आपकी फिर मेन वर्ब होगी। तो ये आपका हो जाएगा क्लॉज, ये स्ट्रक्चर आपका बन गया है क्लॉज का, ठीक है। अब इसको फ्रेज में कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि आप इसका कंजंक्शन हटा दो और हेल्पिंग वर्ब हटा दो, केवल मेन वर्ब यूज कर दो, तो ये आपका बन जाएगा फ्रेज। ये एक तरीका होता है। जैसे कि वह लड़का जो खेल रहा है वह मेरा भाई है, तो हमने क्या किया, इस क्लॉज से, ये जो हमारी क्लॉज यूज हुई है इससे कंजंक्शन हटा दिया और हेल्पिंग वर्ब हटा दी, केवल प्लेइंग लिख दिया, तो भी इसका अर्थ वही निकलेगा। वह लड़का जो खेल रहा है वह मेरा भाई है। अब डायरेक्ट सेंटेंस ऐसा लिखा मिल जाए तो न्यू जो मतलब न्यू बिगनर्स होते हैं वो कहते सर ये गलत लिखा है, इज आगे होना चाहिए और प्लेइंग पीछे होना चाहिए। बात उनकी सही है, लेकिन आप ये कहोगे कि द बॉय इज प्लेइंग माई ब्रदर, ये क्या सही सेंटेंस लग रहा है देखने में, तो वो कहेंगे सर कि ये कौन सा सही लग रहा है देखने में। ये भी बात बिल्कुल सही है, बस ये कि जानकारी नहीं है, सीखा नहीं है अभी और पता नहीं, इसलिए थोड़ा सा अजीब लगता है देखने में। लेकिन ये सेंटेंस हमारा सही है। क्यों सही है, वो इस तरह से बनाया जा रहा है, बस इस वजह से सही है। अब ये क्लॉज कैसे कन्वर्ट हुई, इसके रूल्स अगर सीखने आपको अलग से, कि नाउन क्लॉज से नाउन फ्रेज कैसे बनता है, एडजेक्टिव क्लॉज से एडजेक्टिव फ्रेज कैसे बनता है, एडवर्ब क्लॉज से एडवर्ब फ्रेज कैसे बनता है, अगर ये चीज सीखनी है तो आप मेरे चैनल पे जाना, वहां पर मैंने इसकी सारी ट्रिक समझा रखी है। रिड्यूस नाउन फ्रेज ऐसे सर्च करना, रिड्यूस नाउन फ्रेज, रिड्यूस एडजेक्टिव फ्रेज, रिड्यूस्ड एडवर्ब फ्रेज, ऐसे सर्च करना, आपको सारी टेक्निक्स के अंदर मिल जाएगी। बहुत डिटेल्ड मैंने लेक्चर्स डाल रखे हैं, आप जाकर के देख लेना। आप फिर से एक और सेंटेंस देखते हैं, यही टेक्निक हमें अप्लाई करनी है। द बुक दैट वॉज रिटन बाई हिम, वह किताब जो उसने लिखी है, इज फेमस, वो फेमस है, वो प्रसिद्ध है। तो दैट हटाएंगे, वॉज हटाएंगे, बाकी पूरा पार्ट लिखेंगे। द बुक रिटन बाय हिम, जो उसने लिखी है, इज फेमस, वह प्रसिद्ध है। तो ये आपका फ्रेज हो गया, ये आपकी क्लॉज हो गई, ये आपका फ्रेज हो गया। फ्रेज का ये तो वर्ड सिंगल हो गया, ये सिंगल वर्ड है, ये आपका क्लॉज हो गया। तो कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं। इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को और हाई लेवल पे अगर आप देखेंगे, अगर आपने टीजीटी पीएचडी या एलटी ग्रेड की तैयारी तो की ही है, एक बुक आपने सुन रखी है रेने मार्टिन। रेने मार्टिन बहुत जबरदस्त बुक है, लेकिन उसकी समस्या ये उसमें थ्योरी नहीं है,
एक्सरसाइज काफी अच्छी दे रखी है, लेकिन उसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, उसका एप्लीकेशन क्या है, उसका मेथड क्या है, उसकी थ्योरी क्या है, उसके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, ये चीजें उस बुक में नहीं दी गई हैं। और इन्हीं चीजों को मैंने अपने जो बैच पढ़ाया है उसमें मैंने सब कुछ डिटेल में बता रखा है। तो कभी भी टाइम मिले एक बार रेने मार्टिन का बैच जरूर देख लेना। उसमें बहुत गहराई से पढ़ा रखा है, काफी सस्ता बैच है, बहुत महंगा नहीं है। मार्केट में तो मैंने देखा है कि कुछ लोग 15-20 हजार रुपए तक का रेने मार्टिन का बैच पढ़ाते हैं, लेकिन इससे लगभग लगभग 10 टाइम्स सस्ता है, वो आप ले सकते हो। तो हमने यहाँ पर सीखा कि एडजेक्टिव क्लॉज से एडजेक्टिव फ्रेज भी बना सकते हैं, सिंगल वर्ड भी बना सकते हैं। हिंदी अर्थ दोनों का सेम निकलेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एक एडजेक्टिव क्लॉज और एडजेक्टिव फ्रेज में क्या अंतर होता है। अगर आप एडजेक्टिव क्लॉज समझ जाओगे तो आप फ्रेज अपने आप समझ जाओगे। कोई कंजंक्शन लगाए, उसके साथ में एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, तो ये आपकी कहलाएगी क्लॉज। अगर वहां पर कंजंक्शन नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, तो वो आपका बन जाएगा फ्रेज। क्या बन जाएगा? फ्रेज। ऐसे आप इसको याद कर लीजिए। तो एडजेक्टिव क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट होता है, उसके पहले एक कंजंक्शन होता है और एक वर्ब होती है। ये देखने में लंबा होता है और इसका पूरा मीनिंग निकलता है। जबकि फ्रेज में ना तो सब्जेक्ट होता है ना ही वर्ब होती है, कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखे होते हैं। और ये एडजेक्टिव क्लॉज यानी क्लॉज की तुलना में ये छोटा होता है। जैसे कि द मैन, वह आदमी, हु इज टॉकिंग, जो बातचीत कर रहा है, आदमी के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दी जा रही है। इज माई टीचर, वे मेरे अध्यापक हैं। द मैन हु इज माई टीचर, द मैन इज माई टीचर आपके प्रिंसिपल क्लॉज है। हु इज टॉकिंग, ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज है जो कि नाउन के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है। तो यहाँ पर कंजंक्शन भी है और वर्ब भी है, ये कंजंक्शन सब्जेक्ट दोनों है। द मैन टॉकिंग, जो बात कर रहा है, इज माई टीचर, वे मेरे अध्यापक है। वह आदमी जो बात कर रहा है ना, वो मेरे टीचर है। तो ना तो ये सब्जेक्ट यहाँ पर, ना ही यहाँ पर वर्ब है। वर्ब क्यों नहीं है? आप कहोगे सर टॉकिंग तो वर्ब होती है, टॉकिंग वर्ब होती है, लेकिन ये मेन वर्ब नहीं है, ये आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब है। आप कहोगे सर ये नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है? जब हम वर्ब एडवांस पढ़ेंगे, जेरेंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल के बारे में, तब इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इसको रिड्यूस एडजेक्टिव भी कह सकते हो या रिड्यूस्ड एडवर्ब फ्रेज कह सकते हो। तो ये भी नाउन के बारे में ही बात कर रहा है, दोनों का अर्थ बिल्कुल सेम है, बस ये सिंगल वर्ड है जिसको आप फ्रेज कह सकते हैं और ये आपका क्लॉज है। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है जो हमें हमेशा याद रखना चाहिए। अब कुछ एरर्स बन के आते हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अभी हमने विच नहीं पढ़ा था, एक बार विच को भी देख लेते हैं। द बॉय, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। इज प्लेइंग, कंजंक्शन सब्जेक्ट दोनों हैं और ये अपनी एक एडजेक्टिव क्लॉज है। क्या है? एडजेक्टिव क्लॉज है। वह लड़का जो खेल रहा है वो मेरा दोस्त है, ये आपका प्रेडिकेट हो गया, इसका सब्जेक्ट ये रहा। अब ये क्लॉज इस नाउन के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे, हिंदी अर्थ बिल्कुल सही निकला है। हिंदी अर्थ में हम जितने अंदर गहराई में जाएंगे हमें सारे अर्थ सही लगेंगे, बस अंतर ये है कि हम जज नहीं कर पाएंगे। तो हिंदी मीनिंग अपनी जगह तो सही है, लेकिन इसको सही कैसे करें? क्या ये इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट इसलिए है, हमने सीखा था कि लोगों के लिए हु यूज करते हैं ना कि विच। तो विच यहाँ पर गलत है, हमें यहाँ पर हु लिखना पड़ेगा। तो हम कैसे लिखेंगे? द बॉय हु इज प्लेइंग, जो खेल रहा है वह मेरा दोस्त है। एडजेक्टिव क्लॉज हु इज माई फ्रेंड आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक सेंटेंस यहाँ पर जो लिखा हुआ है जो कि इनकरेक्ट है, अब उसकी समस्या क्या है मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन इतना याद कर लीजिए, जो आपके रिलेटिव क्लॉज है या एडजेक्टिव क्लॉज है, उसमें जो दैट है, वो दैट आप छुपा नहीं सकते, उसको आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि द बुक आई बॉट, वह किताब जो मैंने खरीदी थी वह रोचक है। तो एक सब्जेक्ट, उसके बाद सेंटेंस लिखा हुआ है, फिर उसका प्रेडिकेट लिखा हुआ है। सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं, हिंदी अर्थ बिल्कुल सही निकलेगा। जो किताब मैंने खरीदी थी वो रोचक है, वो दिलचस्प है।
अब समझते कि एडजेक्टिव क्लॉज है, नाउन के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे, इसका कंजंक्शन गायब है तो हमें दैट लगाना पड़ेगा। आप विच भी लगा सकते हो। द बुक विच आई बॉट इज इंटरेस्टिंग। द बुक इज इंटरेस्टिंग आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। दैट आई बॉट ये आपकी एडजेक्टिव क्लॉज है। तो कंजंक्शन गायब हो गया था, कंजंक्शन आपको लगाना पड़ेगा। रिलेटिव क्लॉजेस में कंजंक्शन दैट जो है अक्सर का छुपा देते हैं, वो आपको लगाना चाहिए। अब कुछ और कॉमनली मिस्टेक्स हैं, उनको भी समझ लेते हैं। द स्टूडेंट्स हु स्टडी हार्ड विल पास। अर्थ बिल्कुल सही निकलेगा, वे विद्यार्थी जो मेहनत करेंगे वे पास हो जाएंगे। तो ये आपका नाउन फ्रेज है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। विल पास प्रेडिकेट है जिसका सब्जेक्ट द स्टूडेंट्स है। ठीक है। हु स्टडी हार्ड ये आपकी एक एडजेक्टिव क्लॉज है, एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है इस स्टूडेंट्स के बारे में, बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक समस्या है, ये एक नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है, ये नॉन डिफाइनिंग क्लॉज है क्योंकि यहाँ पे कॉमा लगा है। लेकिन बाद में कॉमा कहाँ चला गया यहाँ का, ये तो गलत हो गया सेंटेंस। अब इसके दो तरीके हैं, या तो यहाँ पर कॉमा लगा के इसको सही कर दें, अब सेंटेंस सही है हमारा। दूसरा तरीका, यहाँ का कॉमा हटा दो तो टेंशन ही खत्म हो जाएगी। वे विद्यार्थी जो मेहनत करेंगे पास हो जाएंगे। या तो एक कॉमा लगाओ या फिर दोनों कॉमा मतलब एक कॉमा और हटा दो, वो भी सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। तो कभी कभी हमें ये भी चेक करना पड़ता है कि कॉमा कहीं ऐसा तो नहीं जो अधूरा हो सेंटेंस में, उसको भी पूरा करना होता है। अब लास्ट में हम सब मिला के समझ लेते हैं कि टोटल आज हमने क्या पढ़ा है। सब मिला के आज हमने पढ़ा है एडजेक्टिव क्लॉज, और ये दो तरह से काम करती है, या तो डिफाइनिंग क्लॉज होती है या नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेस होती है। डिफाइनिंग क्लॉज वो जानकारी देती है जो जरूरी है, और नॉन डिफाइनिंग क्लॉज वो जानकारी देती है जो एक्स्ट्रा होती है, वो ना बताई जाए तो भी उसका मीनिंग निकल आएगा। जैसे कि द बॉय हु इज प्लेइंग, वह लड़का जो खेल रहा है, ये आपकी एडजेक्टिव क्लॉज है जो कि उस लड़के के बारे में जानकारी दे रहा है। अब कौन सा लड़का है पता नहीं, तो ये जरूरी जानकारी है कि जो खेल रहा है वो मेरा भाई है, बाकी कोई भाई नहीं है। जो बैठे हुए वो मेरे भाई नहीं है, जो खड़े हैं वो मेरे भाई नहीं है, जो खेल रहा है वही मेरा भाई है। तो ये जरूरी जानकारी है, इसलिए कहलाएगी डिफाइनिंग क्लॉज। ठीक है। अब मेरा भाई डॉक्टर है, कौन सा वाला, जो दिल्ली में रहता है। अब सब मिला के अगर भाई एक ही है और वही डॉक्टर है तो सबको पता है, फिर तो ये बात कहने की जरूरत ही नहीं कि जो दिल्ली में रहता है, लेकिन फिर भी कही गई है और ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसलिए इसको कॉमा से अलग किया गया है कि इसको बोला जाए या ना बोला जाए तब भी इसका मीनिंग पता चल रहा है। तो टोटल हमने आज ये सीखा है। बाकी हम अगली वीडियो में मिलेंगे और एडजेक्टिव क्लॉज को बड़ी ही डिटेल में समझेंगे। इसके अलावा आपको कोई भी बैच चाहिए और पीडीएफ चाहिए, सारी चीज़ें आपकी ऐप पर अवेलेबल हैं, आप जा करके पढ़ सकते हो। और जीरो से हाई लेवल का ग्रामर आपको पढ़ना है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, टीजीटी, पीजीटी, एसएससी, एलटी ग्रेड, बैंकिंग, सभी के लिए, एयरफोर्स वगैरह, तो आप उपाय क्लासेस चैनल पर जा करके हर चीज़ को डिटेल में पढ़ सकते हैं। और कोई भी आपको जानकारी चाहिए हो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और पढ़ेंगे एडवर्ब।